जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में अनुमान खंड को देखना चालू किए, है ना। उसमें कारिका आई थी व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्ति धीर भवेत अनुमायाम, है ना, कि अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण है और परामर्श व्यापार है। तो इस कारिकांश को हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा। इसी क्रम में हम लोगों ने संगति का भी विचार किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण के पश्चात अनुमान प्रमाण का जो निरूपण ग्रंथकार कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या संगति है, अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं, हम लोग विचार किए भी हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के निरूपण के पश्चात अनुमितिक ज्ञान का जो निरूपण कर रहे हैं तो उसमें क्या संगति है। तो संगति दोनों में उन्होंने बताई उपजीव्योपजीवक भाव संगति है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणानंतरम अनुमान निरूपणे उपजीव्योपजीवक भाव संगति कार्य कारण भाव संगति, ये भी हम लोगों ने संगति का भी विचार अंतिम पाठ में कर लिया। इसके बाद हम लोग अनुमिति ज्ञान की जो प्रक्रिया आचार्य ने बताई तथा ही ग्रंथ के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम लोग देख रहे थे। अनुमिति ज्ञान कैसे होता है, क्या क्रम है, तो वो ग्रंथ हम लोग खैर पढ़ ही लिए थे ऊपर से। तथा ही ग्रंथ एक बार बाज करके तब फिर उसको समझा जाए विशेष रूप से। क्या आया था, पहले तो कह दिया अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम परामर्शो व्यापारः, और तथा ही करके स्पष्ट किया येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्नि व्याप्तिर्गृहीता पश्चात् स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अविच्छिन्नमूलां धूमरेखां पश्यति तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति पश्चाच्च वह्निव्याप्य धूमवानयमिति ज्ञानं स एव परामर्श इत्युच्यते तदनन्तरं पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिर्जायते। ये इन्होंने यहाँ पर अनुमिति ज्ञान कैसे होता है, किस क्रम से होता है, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई। अच्छा है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा पिछला पाठ। अब यहाँ पर कुछ विशेष विचार करना है तो उसको हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले एक बार आप अपने से दोहरा लीजिए कि अनुमिति ज्ञान कैसे होता है। सर्वप्रथम कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, महानसादि में वह्नि की व्याप्ति धूम में गृहीत करता है। वह्नि व्याप्यो धूमः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। इस तरह से वह्नि की व्याप्ति धूम में गृहीत करता है, ज्ञान करता है महानसादि में। आया कि नहीं आया? तो इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान, इसको कहा जाएगा व्याप्ति अनुभव। याद रहेगा, इसी शब्द से याद रख लीजिए ताकि पूरी बात एक छोटे से शब्द में कह दी जाती है ना। तो व्याप्ति अनुभव सर्वप्रथम हुआ। उसके पश्चात कालांतर में जब वह पुरुष कहीं पर्वत आदि में क्या करता है, धूम को देखता है अपने चक्षुरिंद्रिय के द्वारा,
धूम को देखता है, धूम का उसको ज्ञान होता है। धूमवान पर्वतः, ऐसा ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान को कहते हैं पक्षधर्मता ज्ञान, है ना, पक्षधर्मता ज्ञान। तो यही हुआ धूमवान पर्वतः, ये ज्ञान हुआ। अब जैसे ही पर्वत में उसने धूम को देखा, तुरंत ही उस धूम में जो व्याप्ति पूर्व में गृहीत की थी, उस व्याप्ति का उसको क्या हो जाता है, स्मरण हो जाता है। व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान होता है। वह्नि व्याप्यो धूमः, इस तरह से व्याप्ति का स्मरण होता है। ठीक हुआ। इसके बाद क्या होता है, एक विलक्षण ज्ञान होता है, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होता है। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वह्नि व्याप्य जो धूम, उस धूम वाला ये पर्वत है ना। वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा एक परामर्श इसको कहते हैं। तो ये ज्ञान होता है विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान, जिसका नाम है परामर्श। स एव परामर्श इत्युच्यते, आया था। तो ये परामर्श ज्ञान होता है। और उसके पश्चात क्या हो जाता है, अनुमिति ज्ञान हो जाता है। पर्वतो वह्निमान, ये अनुमिति ज्ञान होता है। तो ये अनुमिति ज्ञान की ये प्रक्रिया हम लोगों ने देख ही ली है, समझ ही ली है। अब यहाँ पर ध्यान से विचार किया जाए, विशेष विशेष जो विचार करने हैं उसको देखा जाए। चलिए, तो क्या आया था एक बार तथा एक ग्रंथ को समझिए। येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्नि व्याप्तिर्गृहीता, जिस पुरुष ने महानसादि में, आदि से चत्वर गोष्ठ आदि में, धूमे वह्नि व्याप्तिर्गृहीता, धूम में वह्नि की व्याप्ति गृहीत की। वह्नि निरूपिता जो व्याप्ति है, वो व्याप्ति धूम में गृहीत की कि वह्नि व्याप्यो धूमः, इस तरह का उसको ज्ञान हुआ। ये कौन सा ज्ञान, व्याप्ति अनुभव, व्याप्ति का अनुभवात्मक ज्ञान। क्योंकि आँख से देख रहा है ना, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, महानस आदि में सब जगह आँख से देख रहा है। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अनुभवात्मक ज्ञान है। तो ये व्याप्ति अनुभव सर्वप्रथम हुआ। पश्चात स एव पुरुषः क्वचित पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति, कि पश्चात कालांतर में स एव पुरुषः, वही पुरुष है ना, जो जिस पुरुष ने व्याप्ति का अनुभव किया था महानस आदि में, वही पुरुष पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति, पर्वत आदि में अविच्छिन्न मूलां धूमरेखां पश्यति, धूमरेखा को देखता है। वो धूमरेखा कैसी है, तो विशेषण दिया अविच्छिन्न मूलाम, है ना। अविच्छिन्नम मूलम यस्याः सा अविच्छिन्न मूला धूमरेखा ताम अविच्छिन्न मूलाम धूमरेखां पश्यति, है ना। जिस धूमरेखा का मूल विच्छिन्न नहीं हुआ, मतलब मूल से ऐसे लगातार जैसे निकलती है ना धूमरेखा, ऐसी धूमरेखा को देख रहा है। विच्छिन्न मूला नहीं, मूल के साथ से विच्छेद हो गया है, अलग हो गई, ऐसी धूमरेखा नहीं। मूल से साथ जिसका विच्छेद नहीं हुआ है ना, मूल के साथ लगातार ऐसे निकलने वाली जो धूमरेखा है, ऐसी धूमरेखा को पश्यति, अविच्छिन्न मूलाम धूमरेखां पश्यति। अच्छा, एक बात यहाँ पर विशेष विचार करिए, ये धूमरेखा में विशेषण देने की क्या जरूरत है, अविच्छिन्न मूलाम ये विशेषण क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर विचार करिए थोड़ा। क्योंकि तर्क संग्रह में हम लोगों ने अनुमिति की प्रक्रिया देखी थी, जब वहाँ पर मूल तर्क संग्रह में, तो वहाँ तो क्या आया था, धूमम पश्यन् व्याप्तिम स्मरति, धूमम पश्यति, यही कह दिया था। कोई अविच्छिन्न मूलक धूम को देखता है, कुछ विशेषण नहीं दिया था, धूम को पर्वत में देखता है, यही कहा था, धूमम पश्यन् व्याप्तिम स्मरति, ये कह दिया था। तो धूम में कोई विशेषण नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर विशेषण दे रहे हैं कि क्वचित पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलाम धूमरेखां पश्यति। तो अविच्छिन्न मूलाम ये विशेषण क्यों दे रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए। तो ध्यान रखिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यदि विच्छिन्न मूलक धूम होता है ना,
तो उसको देख करके न हमको व्याप्ति का स्मरण होता है, न हमको अनुमिति ज्ञान होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए ना, जैसे यहाँ गंगा के घाट पर धूप दीप आदि भक्त लोग सब करते हैं, पूजा पाठ गंगा जी का करते हैं, किसी देवी देवता का करते हैं, तो वो जो धूप धूप आदि दिखाते हैं, तो वहाँ तो अविच्छिन्न मूला धूम रेखा हुई है ना, धूप से दीप से निकलने वाली धूम रेखा वहाँ जो होती वो तो अविच्छिन्न मूलक है। लेकिन वो हवा के कारण, हवा जब चलती है तो क्या होता है, कुछ धूम उधर चला गया, कुछ धूम का टुकड़ा गंगा जी के ऊपर चला गया, ऐसे हो जाता है ना, धूम इधर उधर हवा के चलते इधर उधर हो जाता है। तो वो जो धूम का टुकड़ा कुछ गंगा जी के ऊपर चला गया, तो आप लोग अपने से अनुभव करिए, उस धूम को देख करके आपको कोई व्याप्ति का स्मरण, या तो वहाँ पर वहनी की अनुमिति गंगा जी में हम करते हैं क्या, कि जल में मतलब वन्नी होगी, गंगा जी में वन्नी है धूम होने के कारण, कोई अनुमिति नहीं करता है, नहीं ना करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूम तो था, लेकिन अविच्छिन्न मूलक धूम नहीं था, विच्छिन्न मूला धूम रेखा है वो। वहाँ जो धूम है उसका मूल के साथ क्या हो गया है, विच्छेद हो गया है ना, मूल से लगातार हवा के कारण कुछ टुकड़ा गंगा जी के ऊपर चला गया है, तो अविच्छिन्न मूलक धूम वहाँ पर नहीं है, विच्छिन्न मूलक है। आया कि ना? इसलिए उस धूम को देख करके न व्याप्ति का हमको स्मरण होता है, न परामर्श आदि हो करके अनुमिति होती है। कोई गंगा जी में वहाँ पर वन्नी की अनुमिति नहीं करता है, नहीं न करता है ना। तो इसलिए इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर विशेषण दिया जा रहा है कि अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति, अविच्छिन्न मूलक धूम रेखा को देखता है ना, जिसका विच्छेद मूल के साथ विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसी धूम रेखा को देखता है। क्योंकि तभी व्याप्ति का स्मरण होगा, है ना। तभी क्या होगा, जब ऐसी धूम रेखा को देखेगा तभी उसको व्याप्ति का स्मरण होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने महानसादि में वन्नी की जो व्याप्ति धूम में गृहीत की है वो ऐसे ही धूम में की है, अविच्छिन्न मूल धूम में ही की है, विच्छिन्न मूल धूम में नहीं की है। वन्नी की व्याप्ति जो महानस आदि में हमने गृहीत की, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, तो वहाँ पर वो धूम कैसा था, वो अविच्छिन्न मूलक धूम था। चाहे वो चत्वर में हो, गोष्ठ में हो, महानस में हो, कहीं भी जहाँ भी व्याप्ति हमने गृहीत की, तो वहाँ पर अविच्छिन्न मूलक धूम में ही हमने वन्नी की व्याप्ति गृहीत की थी। कोई टुकड़े धूम में हमने वन्नी की व्याप्ति गृहीत नहीं की थी। तो इसलिए जब अविच्छिन्न मूलक धूम को देखेगा तभी उसको उस व्याप्ति का स्मरण होगा। उसके बिना केवल टुकड़ा टुकड़ा धूम को देख लिया ना, कुछ टुकड़ा टाकड़ी देख लिया, तो उससे उसको व्याप्ति का स्मरण नहीं होने वाला है। समझ में आई बात? तो इसलिए विशेषण दे रहे हैं कि अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। आया कि नहीं आया? चलिए, तो सरल है, बस ये बात को समझिए। विशेषण दिया ना एक आचार्य ने कि अविच्छिन्न मूलक धूम को देखता है। तो क्यों ये विशेषण दे रहा है? क्योंकि विच्छिन्न मूलक धूम को देख करके न व्याप्ति का स्मरण होता है, न आगे जा करके कोई अनुमिति होती है। हमने दृष्टांत से आपको समझाया, ठीक है। तो इसीलिए कह दिया अविच्छिन्न मूलाम धूम रेखाम पश्यति। तो ये तो हुआ पर्वत में धूम का ये जो ज्ञान हुआ, अविच्छिन्न मूलक धूम का ये जो ज्ञान हुआ, ये पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। धूमवान पर्वतः, ये ज्ञान हुआ, पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ। ठीक हुआ? चलिए, तदनंतरम, अब उसके बाद क्या होता है? तो धूमो वह्नि व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति। कि धूम वह्नि व्याप्य है, वह्नि निरूपित व्याप्तिमान है, इस तरह से व्याप्ति का स्मरण हो जाता है ना। पूर्वानुभूत जो व्याप्ति थी, महानस में अनुभूत जो व्याप्ति थी, उस व्याप्ति का अब क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। पर्वत में धूम को देखने के पश्चात उस व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी बात एक ध्यान दीजिए, क्यों धूम को पर्वत में देख करके व्याप्ति का हमको स्मरण हुआ आता है ना। पर्वत में धूम, कोई प्रश्न करे कि भैया पर्वत में धूम को देखा, ठीक है, चलो वो तो आँख से देख लिया उस पुरुष ने। अब धूम को देखने के पश्चात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, या तो वह्नि व्याप्यो धूमः,
इस तरह से व्याप्ति का स्मरण कैसे हो जाता है, क्या कारण है, क्यों हो जाता है ना? किसी और चीज़ का स्मरण नहीं होता, व्याप्ति का स्मरण कैसे हो जाता है हमको तुमको देख करके, है ना? वन्य निरूपित व्याप्ति का स्मरण हमको कैसे हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा क्या कारण है। क्योंकि एक नियम है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति। एक संबंधी का ज्ञान क्या कराता है? अपर संबंधी का, दूसरे संबंधी का स्मरण करा देता है। एक नियम है सामान्य। जैसे आप लोक में भी ऐसा होता है, आप लोग आए दिन आपको ऐसा होता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास आपने कोई मोबाइल को देखा, बहुत बढ़िया एंड्रॉयड कोई मोबाइल है, आईफोन है, तो उसको आपने उस व्यक्ति के पास, किसी आपके परिचित व्यक्ति के पास आपने देखा, है ना? आपको पता है कि ये मोबाइल इसका है, इस मोबाइल का स्वामी ये है और ये इसका, इस व्यक्ति का मोबाइल है। आपको दोनों के बीच का संबंध पता चल गया, आया कि नहीं? मोबाइल और उसका स्वामी दोनों संबंधी है, ऐसा आपको पता है ना? अब क्या होता है, कालांतर में कभी भी आप कहीं वो मोबाइल, वही कवर वाला वही मोबाइल आपको कहीं पड़ा दिख जाए तो आप कहेंगे ना, अरे ये तो उसका मोबाइल है, कहाँ है वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति कहाँ पर है? तो उस व्यक्ति का स्मरण हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति क्या, क्यों हुआ स्मरण? क्योंकि यहाँ पर एक संबंधी का आपको ज्ञान हुआ। मोबाइल रूपी जो एक संबंधी है, उस एक संबंधी का आपको ज्ञान होने से उस मोबाइल का जो संबंधी है, दूसरा संबंधी, अपर संबंधी, उसका स्मरण हो आता है ना? तो एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, यही नियम है। तो मोबाइल रूपी एक संबंधी का ज्ञान होने पर उसका जो दूसरा संबंधी है, कोई व्यक्ति जो उसका मालिक है, तो उसका हमको स्मरण हो आता है ना, हो आता है स्मरण। तो ये क्यों हुआ? तो यही एक संबंधी का ज्ञान अपर संबंधी का स्मरण करा देता है। कराता है कि नहीं कराता है? ऐसा बहुत होता है हम लोगों को। किसी व्यक्ति की कोई चीज़ हम लोगों को कहीं दिख जाती है तो तुरंत उस व्यक्ति का हमको स्मरण हो आता है। तो क्यों? क्योंकि एक संबंधी का ज्ञान हुआ तो उसके अपर संबंधी का स्मरण हो जाता है, ऐसा होता है। शास्त्रीय दृष्टांत यहाँ पर हस्ती और हस्तीपक का देते, वो भी समझ के रखिए। लोक में तो बहुत उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, एक संबंधी का ज्ञान अपर संबंधी का स्मरण करा देता है, इसके बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, आया कि नहीं? लेकिन शास्त्रीय उदाहरण हस्ती और हस्तीपक का देते हैं। जैसे कहीं हस्ती और हस्तीपक जानते हैं ना? पहले हस्ती मतलब हाथी और हस्तीपक मतलब उसका जो मालिक है, उसको चलाने वाला, पालन करने वाला, जो पीलवान उसको कह देते हैं, वो है हस्तीपक, आया कि नहीं? तो कहीं हाथी को देख लेते हैं हम लोग, तो हाथी को देख करके हमको हस्तीपक का स्मरण हो आता है ना? क्योंकि हाथी को जैसे ही देखेंगे, क्योंकि हाथी ऐसा प्राणी नहीं है जो अकेले कहीं मतलब गाय की तरह अकेला अकेला चल जाए, वो अकेला उसको छोड़ा भी नहीं जाता इस तरह से, है ना? उसका अरे नगर वगैरह में कहीं हाथी को घुमाया जाता है तो उसको जो पीलवान होता है, हस्तीपक होता है, उस हाथी में रहता है। तो क्या होता है, हम लोगों को हाथी को देख करके अरे हस्तीपक यहीं कहीं होगा, कहाँ पर है, तो हस्तीपक का स्मरण हो आता है, हमको हो आता है ना? तो क्या हुआ, ये एक संबंधी जो कि हाथी है उसका ज्ञान हुआ हमको चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। तो एक संबंधी का ज्ञान होने से उसका जो अपर संबंधी था, आया कि नहीं? कौन? हस्तीपक, पीलवान, उसका स्मरण हो आता है कि नहीं हो आता? तो ऐसा लोक में होता है, आया कि नहीं? एक संबंधी का ज्ञान होने पर दूसरे संबंधी का स्मरण हो आता है। अब उन दोनों के बीच संबंध कोई भी हो सकता है, संबंध में हमारा आग्रह नहीं है। वो दोनों संबंधी, हस्ती और हस्तीपक संबंधी कैसे है, क्या दोनों के बीच संबंध है, कोई भी हो सकता है। पाल्य पालक भाव हो सकता है, स्वस्वामी भाव संबंध हो सकता है। जैसे मोबाइल और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है। दोनों संबंधी होने चाहिए, दोनों के बीच का संबंध चाहे स्वस्वामी भाव संबंध हो, पाल्य पालक भाव संबंध हो, है ना, जन्य जनक भाव संबंध हो, कोई भी संबंध हो, उससे हमारा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन यदि दोनों संबंधी है
तो एक संबंधी का ज्ञान अपर संबंधी का स्मरण करा देता है। ये नियम आपको समझ में आया? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयति, ये नियम है। अब आइए, ये नियम समझ में आई गया आप लोगों को। अब आइए, यहाँ पर हम लोगों का क्या बात थी कि भैया पर्वत में धूम को देखा, ठीक है, अविच्छिन्न मूलक धूम को पर्वत में देखा, व्याप्ति का स्मरण कैसे हो जाता है ना? धूम को देख करके हो ही जाता है। धूम को जैसे ही देखते हैं तो जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी होती है, इस तरह के व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि धूम और व्याप्ति ये दोनों संबंधी है। ध्यान दीजिएगा, बात को यहाँ पर समझिएगा। वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती है ना? वन्नी व्याप्तिर धूमे गृहीता, वन्नी की व्याप्ति धूम में गृहीत की थी। वन्नी निरूपिता जो व्याप्ति है वो स्वरूप संबंध से धूम में रहती है। ये बात समझ में आ रही है? वन्नी निरूपिता जो व्याप्ति हो, व्याप्ति चाहे पूर्व पक्ष व्याप्ति हो, साध्या भाववद वृत्तित्व रूपा, चाहे हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण रूपा सिद्धांत व्याप्ति हो, कोई भी व्याप्ति हो, वो वन्नी की व्याप्ति कहाँ रहेगी? धूम में रहती है। देख लीजिए, जैसे साध्या भाववद वृत्तित्वम, तो साध्यो वन्नी, साध्या भाव वन्य भाव, तदधिकरणम जलरद तन्निरूपित वृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वा भाव धूमे, है कि नहीं? तो वन्य भाववद वृत्तित्व रूपा जो व्याप्ति है वो कहाँ रही? धूम में रही। आया कि नहीं? किस संबंध से रही? स्वरूप संबंध से रही। आया कि नहीं? चाहे सिद्धांत व्याप्ति भी देख लीजिए, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्यम, हेतु है धूम, उसका व्यापक साध्य हुआ वन्नी, उसका सामानाधिकरण्यम कहाँ पर है? धूम में है। वन्यधिकरण वृत्तित्व यानी कि वन्य सामानाधिकरण्यम कहाँ पर है? धूम में है, स्वरूप संबंध है ना। तो कहने का तात्पर्य कि वन्य निरूपिता जो व्याप्ति है वो धूम में स्वरूप संबंध से रहती है। तो उस स्वरूप संबंध के संबंधी दो हो गए। क्या दो हो गए? अरे एक धूम और एक व्याप्ति। आया कि नहीं? व्याप्ति स्वरूप संबंध से धूम में रही, तो उस स्वरूप संबंध के संबंधी दो हो गए, एक हो गया धूम और एक हो गया व्याप्ति। आया कि हो गया? अनुयोगी विधिया धूम हो गया, प्रतियोगी विधिया जो रहने वाली है व्याप्ति वो हो गए, दोनों संबंधी हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब यहाँ पर पर्वत में जब हम धूम को देखते हैं, है ना, धूमवान पर्वतः, ये जब पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, धूम को हम पर्वत में देखते हैं, तो उस धूम संबंधी का ज्ञान हुआ, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा हुआ। तो उस एक संबंधी का ज्ञान होना जाने से उसका जो अपर संबंधी है, कौन है? व्याप्ति, उसका स्मरण हो आता है ना, क्योंकि दोनों संबंधी है। धूम और व्याप्ति ये दोनों क्या है? संबंधी है ना। क्या संबंध है दोनों के बीच? तो स्वरूप संबंध है। इस कारण से एक संबंधी का ज्ञान होने से अपर संबंधी का हमको स्मरण हो जाता है। आया कि नहीं आया? धूम एक संबंधी का ज्ञान होने से व्याप्ति रूपी जो अपर संबंधी है उसका स्मरण हो जाता है। तो वही लिख दिया, धूमो वह्नि व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति। धूम जो है वो वन्नी व्याप्य है, वन्नी निरूपित व्याप्ति वाला है। इस तरह से व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान हो गया। तस्य भवति, तस्य, तस्य शब्द कह रहे, तस्य मतलब वो पुरुषस्य, तस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष ने महानसादि में वन्नी की व्याप्ति अनुभूत की थी उसी पुरुष को होगा। जिस पुरुष ने वन्नी की व्याप्ति गृहीत नहीं की है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, जिस किसी मान लीजिए छोटा बालक है, अभी उसने देखा ही नहीं दुनिया का, उसको अता पता है ही नहीं, तो वन्नी की व्याप्ति उसने गृहीत की नहीं है, तो उस व्यक्ति को, उस पुरुष को धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण नहीं होगा। किसको होगा? जिसने पहले व्याप्ति का अनुभव किया होगा, उसी पुरुष को व्याप्ति का स्मरण होगा। तो इसलिए कह रहे तस्य भवति, कहा ना, धूमो वह्नि व्याप्य इत्येवं रूपम व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति। कस्य? येन पुरुषेण वह्नि व्याप्ति ही धूमे गृहीता।
तस्य पुरुषस्य व्याप्ति स्मरणम भवति। आया कि नहीं, उसको होता है व्याप्ति का स्मरण होता है। बेटी बात, चलिए अब व्याप्ति का स्मरण भी हो गया भैया, है ना, व्याप्ति का स्मरणात्मक ज्ञान भी हो गया। तो अब उसके पश्चात अब उसके पश्चात क्या होता है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम इति ज्ञानम स एव परामर्श इत्युच्यते। कि वह्नि व्याप्ति का स्मरण होने के पश्चात क्या हो जाता है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इस तरह से ये ज्ञान हो जाता है और इसी ज्ञान को परामर्श कहते हैं। आयक ने कि वह्नि व्याप्य धूम है, मतलब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि होती है। तो वह्नि व्याप्य जो धूम और तादृश धूम वाला ये पर्वत, इस तरह से एक विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होता है, परामर्श होता है। आयक ने ऐसा ये ज्ञान होता है। पश्चात वह्नि व्याप्य धूमवान अयम इति ज्ञानम भवति, जोड़ दीजिएगा अपने से, स एव परामर्श इत्युच्यते, उसी को परामर्श कहा जाता है। आयक ने तो ऐसा ज्ञान होता है। इसका आशय भी समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, कि वह्नि व्याप्य जो धूम है ना, और तादृश धूमवान पर्वत है ना, कि वह्नि का व्याप्य धूम है, मतलब जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि है, यही ना हुआ, वह्नि व्याप्य धूम, और ऐसे धूम वाला पर्वत है, ऐसा ज्ञान, ये विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान हुआ, यही परामर्श है। और जैसे ही ये ज्ञान हो जाएगा, है ना, कि भाई जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि होती है और ये धूम वाला पर्वत है, जैसे ही ये ज्ञान हो जाएगा तुरंत ही उत्तर क्षण में ज्ञान हो जाएगा कि पर्वत वह्नि वाला है, हो जाएगा ना, पर्वतो वह्निमान, देखो लिख दिया, तदनंतरम पर्वतो वह्निमान इत्यनुमितिर्जायते, पर्वत वह्नि वाला है, इस तरह की अनुमिति ज्ञान होता है। आयक ने अनुमिति ज्ञान हो जाता है, पर्वतो वह्निमान तक्षः साध्यवान, इस तरह से अनुमिति ज्ञान हो जाता है। बेटी बात, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, वह्नि व्याप्य धूमवानयम इति ज्ञानम जायते स एव परामर्श इत्युच्यते, इसी को परामर्श कहते हैं, इसी को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान भी कहते हैं। कल भी हम लोगों ने इस शब्द को प्रयोग किया था, तो समझिए, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान इसको कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान तो आप जानते हैं, है ना, विशिष्ट ज्ञान तो आप प्रसिद्ध है जानते हैं, जैसे दंडी पुरुष, दंड वाला पुरुष, तो इसको क्या कहते हैं, दंड विशिष्ट पुरुष, ये कह रहे हैं, तो या इसको विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान, अरे विशेषण विशिष्ट ज्ञान इसको कहते हैं। दंडी पुरुष, दंड विशिष्ट पुरुष, तो ये विशिष्ट ज्ञान हुआ। लेकिन कहा जाए रक्त दंडवान पुरुष, तो इस ज्ञान को कैसा ज्ञान कहेंगे, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहेंगे। क्यों, ध्यान से सब समझ लीजिए, रक्त दंडवान पुरुष, कि रक्त दंड, रक्त लाल रंग, लाल रूप वाला जो दंड, और वो दंड वाला पुरुष, इस तरह से हुआ ना, रक्त दंडवान पुरुष। क्या है इसका आशय, कि रक्त जो दंड और तादृश दंड वाला ये पुरुष है, लाल दंड वाला पुरुष है ना, तो रक्त दंडवान अयम पुरुष, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते, ये ज्ञान होता है ना, यही विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर रक्तत्व रक्तत्व से विशिष्ट कौन हो रहा है, दंड हो रहा है। अरे रक्त दंड कहा ना, तो रक्तत्व विशेषण हुआ, दंड विशेष हुआ, तो रक्तत्व विशिष्ट जो दंड, मतलब लाल रूप वाला जो दंड, तो लाल रूप से विशिष्ट दंड हुआ, तो रक्तत्व विशिष्ट जो दंड, ये तो विशिष्ट दंड हुआ। और विशिष्ट कौन हुआ, दंड हुआ, रक्तत्व से विशिष्ट दंड हुआ, और उस विशिष्ट दंड का वैशिष्ट्य पुरुष में बताया जा रहा है। आया कि नहीं, ध्यान से, क्या कहे, रक्तत्व विशिष्ट दंड, कि रक्तत्व से, रक्तत्व यानी रक्त रूप, उससे विशिष्ट हुआ दंड, तो विशिष्ट दंड हुआ, उसका वैशिष्ट्य, उसका संबंध, वैशिष्ट्य यानी संबंध, उसका वैशिष्ट्य कहाँ दिखाया जा रहा है, पुरुष में दिखाया जा रहा है, कि वो रक्तत्व विशिष्ट जो दंड है
वो दंड वाला पुरुष है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विशिष्ट का वैशिष्ट्य यहाँ पर पुरुष में दिखाया जा रहा है। आया कि नहीं? तो इसी ज्ञान को कहते हैं विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान। विशिष्टस्य यद वैशिष्ट्यम, है ना, विशिष्ट का जो वैशिष्ट्य मतलब संबंध है ना, वैशिष्ट्य यानी संबंध, उसका अवगाही अवगाहन करने वाला ज्ञान जो है उसी को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहते हैं। बैठी बात। रक्त दंडवान पुरुष, रक्तत्व विशिष्ट हुआ दंड, और उस दंड का वैशिष्ट यानी कि संबंध कहाँ बताया जा रहा है, पुरुष के साथ बताया जा रहा है कि दंडवान पुरुष, रक्त दंडवान पुरुष। तो विशिष्ट का वैशिष्ट्य अवगाहन इस ज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसी ज्ञान को कहते हैं विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान। ऐसे ही यहाँ पर हम वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये ज्ञान है ना, तो यहाँ पर भी ये विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान है। कैसे, कौन विशिष्ट है? तो देखो, वह्नि व्याप्य धूम कहा, क्या कहा? वह्नि व्याप्य धूम, और तदवान पर्वत। तो वह्नि व्याप्य धूम मतलब क्या? वह्नि निरूपित व्याप्तिमान धूम, व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। तर्क संग्रह में आप पढ़ चुके हैं कि व्याप्य किसको कहते हैं? जो व्याप्त्याश्रय है, व्याप्तिमान है, व्याप्ति विशिष्ट है, उसी को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। तो वह्नि व्याप्य धूम मतलब वह्नि व्याप्ति विशिष्ट धूम, व्याप्ति विशिष्ट धूम। तो व्याप्ति से विशिष्ट हुआ धूम, विशिष्ट हुआ धूम, और उसका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। कहाँ पर? पर्वत में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है ना कि वो धूम वाला पर्वत है। तो व्याप्ति विशिष्ट जो धूम हुआ उसका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, उसका संबंध बताया जा रहा है धूम और पर्वत के साथ, है ना। तो ऐसा ये जो ज्ञान है विशिष्ट के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला, विशिष्टस्य वैशिष्ट्यम अवगाहते यद ज्ञानम तद विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। शब्द ध्यान में आया? इसी को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहते हैं। कहीं पर भी आप घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ के रखिएगा, एक शब्द जानना चाहिए कि विशिष्ट के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है उसी को विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यही ये परामर्श ज्ञान होता है, विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होता है। देखो, वह्नि व्याप्यो धूमः कहेंगे तो इसको विशिष्ट ज्ञान कहेंगे, वह्नि व्याप्य धूमः। तो वह्नि व्याप्ति से विशिष्ट धूम हुआ, ये विशिष्ट ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? सामान्य रूप से दिखा रहा है, लेकिन इसको विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही नहीं न कहेंगे, क्योंकि विशिष्ट हुआ धूम, उसका वैशिष्ट्य कहीं नहीं बताया जा रहा है। तो वह्नि व्याप्यो धूमः ये विशिष्ट ज्ञान कहलाएगा। आया कि नहीं? लेकिन वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यहाँ पर विशिष्ट धूम का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, अवगाहन किया जा रहा है। तो विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान इसको कहते हैं। चलो समझ के रखिएगा, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए, इसी तरह से तदनंतरम पर्वतो धूम वह्निमान इति अनुमितिर जायते, अंतिम में पर्वतो वह्निमान इत्याकारक अनुमिति ज्ञान हो जाता है। इति अनुमिति कारण निरूपणम, इसी के साथ ही अनुमिति के कारण का, कि अनुमिति के प्रति कौन करण है, कौन व्यापार है, ये चर्चा यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा कर दी गई। इति अनुमिति कारण निरूपणम। आया कि नहीं? तो ऐसा करते हैं आप लोगों को वो कार्यकांश अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत अनुमायाम। ये ग्रंथ आपको, ये कार्यकांश आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान करण है और परामर्श व्यापार है। ठीक हुआ? चलिए, अब इस पाठ को समय भी हो गया है, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस पाठ को यहीं पर रखा जाए। अगले पाठ में हम लोग अब आगे मिलते हैं, अगले कार्यकांश को देखेंगे क्या आ रहा है आगे। ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं अनागतादिलिंगे न स्यादनुमितिस्तदा। इस कार्यकांश को अब हम लोग अग्रिम पाठ में समझेंगे। इतना लगा लीजिए, है ना, और विचार करिए, कहीं दिक्कत लगे तो बेझिझक पूछिए।
आज का पाठ यहीं रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।